अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू बायोबाइट्स। मैं हूं आपकी ट्यूटर एमजेड कियानी। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 11 चैप्टर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक्स हैं प्रोटीन से और न्यूक्लिक एसिड से। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। The first topic of chapter 2 is significance of amino acid। इस तरह से बुक में आपको एक पैराग्राफ की फॉर्म में देखने को मिल रहा है। प्रोटीन्स में आगे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं। तो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस आप सबको पता है कि जब अमाइनो एसिड्स बनती हैं ट्रांसलेशन के प्रोसेस में, तो जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो एक सीक्वेंस भी आगे पीछे हो जाए तो उससे डिफरेंट डिजीज़ हो सकती हैं। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन वो होती है जिसमें ढेर सारे अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते हैं। और प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी और क्वार्टनरी भी आपने पढ़े होंगे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर की जो प्रोटीन होती है उसमें जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड का होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो डिसाइड कर रहा होता है वो सीक्वेंस कि किस तरह से आगे ये प्रोटीन फंक्शन करेगी। तो फंक्शनिंग इज़ डिसाइडेड बाय द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड्स। ठीक है। और ये सीक्वेंस जो प्रोटीन्स का होता है, ये सीक्वेंस आता कहाँ से है? ये न्यूक्लियस में जो डीएनए है उसमें वो सीक्वेंस होता है, वो मैसेंजर आरएनए में कॉपी होता है। और वो मैसेंजर आरएनए जो है, डीएनए से जो आरएनए बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन से के बाद जो मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आके प्रोटीन सिंथेसिस करता है उसको ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को सेंट्रल डॉग्मा भी कहते हैं। और ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है। और अगर वो सीक्वेंस में कोई सी भी म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज हो जाए वो सीक्वेंस। ठीक है। तो अगर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में कोई एक न्यूक्लियोटाइड या चंद न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस जो है वो चेंज हो जाए तो वो आगे चल के प्रोटीन्स पे भी इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वही सीक्वेंस प्रोटीन्स के सीक्वेंस को डिसाइड करेगा आगे जाकर। तो अगर डीएनए में फॉल्ट आएगा तो वो आगे चल के प्रोटीन्स में फॉल्ट आएगा। और जो प्रोटीन्स में फॉल्ट आएगा तो वो जो प्रोटीन आगे सेल में जाके फंक्शन प्ले करेगी वो उसमें भी जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है और कोई ना कोई डिजीज़ या डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया भी एक ऐसी ही बीमारी एग्जाम्पल है जिसमें अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस जो है वो उसमें म्यूटेशन हो जाती है। ऐसी म्यूटेशन जिसमें सिर्फ कुछ न्यूक्लियोटाइड्स चेंज होते हैं उसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है। तो ये एक हेरिडिटी डिजीज़ है। हेरिडिटी डिजीज़ का मतलब ये होता है कि ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो सकती है। ठीक है। वैसे आपको पता है नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनकी शेप जो होती है वो बिल्कुल डोनट की तरह होती है, बस उनके बीच में सुराख नहीं होते हैं। ठीक है। डिस्क शेप होते हैं, बिल्कुल राउंडेड से होते हैं। ठीक है। और जब ये मूव करते हैं हमारी ब्लड वेसल्स में तो फ्लेक्सिबल होते हैं इनके, कि ये आराम से फोल्ड भी हो जाते हैं। ठीक है। तो आपको ये भी पता होगा रेड ब्लड सेल्स को रेड क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन। एक आयरन रिच प्रोटीन होती है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, एंड इट इज़ अ पिगमेंट विच गिव्स रेड कलर टू द ब्लड सेल्स। और दिस प्रोटीन जो है कैरीज ऑक्सीजन। आपको पता है हीमोग्लोबिन जो है, रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन ही ये है कि पूरी बॉडी में ट्रेवल करते हैं और ये ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। और रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरियर ऑफ दिस ऑक्सीजन। तो लंग से ये ऑक्सीजन लेते हैं और पूरी बॉडी को सप्लाई करते हैं। वैसे जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है दैट कंटेन्स 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। अल्फा चेन्स की में 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं, दोनों चेन्स में 141 ईच होते हैं। और जबकि बीटा चेन्स में भी 146 अमाइनो एसिड्स ईच होते हैं, यानी दोनों चेन्स में। इनको 146 को डबल कर लें, 141 को भी डबल कर लें। ठीक है। तो ये एक क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन्स होती हैं और ये ऑक्सीजन सप्लाई करती है। अब सिकल सेल का क्या मतलब है? सिकल का शेप, सिकल मतलब होता है जो क्रीसेंट मून होता है, अगर आपने पहला चांद देखा हो इनिशियल डेट्स का जो होता है क्रीसेंट, तो बिल्कुल वैसी ही शेप का होता है। अगर आप डायग्राम देखें 2.28 तो आपको इसमें देखने को मिल रहा है लेफ्ट वाली डायग्राम में नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं, जबकि राइट वाली डायग्राम में सिकल शेप जो है वो सिकल शेप ब्लड सेल्स हैं। ठीक है।
तो ये भी एक सीरियस डिसऑर्डर है। इसमें ये होता है कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स होता है उसमें शेप राउंडेड होती है और हीमोग्लोबिन इजीली ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है, बट इन सिकल शेप हीमोग्लोबिन जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से म्यूटेशन की वजह से ये ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर पा रहा होता। तो इसीलिए ऐसे रेड ब्लड सेल्स जिनकी शेप सिकल शेप होती है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं और ब्लड फ्लो की सप्लाई को रोक देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जहाँ भी ब्लड सप्लाई नहीं होगी वहाँ पे सेल्स विल जो स्टार्ट डाइंग, तो पेन या ऑर्गन डैमेज का खतरा हो सकता है। और सिकल सेल की कॉज मैंने आपको बता दी है कि ये म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। और म्यूटेशन कहाँ पे होती है? दैट हैपन्स इन द बीटा ग्लोबिन जीन। तो इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा जो अमाइनो एसिड है वो उसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ये डिज़ीज़ हो सकती है। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें 6 नंबर जो चेन में ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है, जबकि म्यूटेशन की वजह से दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय द वेलिन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि 6 पोजीशन पे बीटा चेन में ये जो है वो डिजीज़ म्यूटेशन होने की वजह से बीमारी सिकल सेल हो जाती है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस। नाउ वील सी अबाउट द नोट्स। हम इस चीज़ को इजीली नोट्स में, यहाँ मैंने आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चनिंग में बताया है किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अमाइनो एसिड सीक्वेंस का पता होना चाहिए कि जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, यही स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहा होता है शेप और फंक्शन को। इसके बाद आपको डीएनए का रोल का पता होना चाहिए कि जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं दे आर द बेसिक सीक्वेंस, इंपॉर्टेंट सीक्वेंस उनका जो है वही सारा इंफॉर्मेशन लेकर रखता है जो कि आगे जाके प्रोटीन्स बनाने की इंफॉर्मेशन उसके पास होती है। और अगर ज़रा सी भी उस चेंज आएगी उस डीएनए के स्ट्रक्चर में तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। तो पॉइंट म्यूटेशन किसे कह रहे हैं? चेंज इन वन न्यूक्लियोटाइड, और एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने से अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, एब्नॉर्मल प्रोटीन बन जाएगी और कोई भी डिसऑर्डर या डिजीज होने का चांस है। ठीक है, तो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स की शेप डिस्क शेप होती है, बाइकनकेव होती है, फ्लेक्सिबल होते हैं, जब भी मूव करते हैं इजीली फोल्ड हो सकते हैं। ठीक है, और इनका जो हीमोग्लोबिन है हम उसको HPA के नाम से कह सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन 2 चेन्स अल्फा हैं, 2 बीटा चेन्स हैं। ये मैंने आपको नंबर अमाइनो एसिड्स का पहले भी बता दिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स की शेप सिकल सेल हो जाती है, क्रिसेंट शेप आप से कह सकते हैं, और बीटा ग्लोबिन जीन में म्यूटेशन हो जाती है। इसमें सिर्फ एक अमाइनो एसिड चेंज होने की वजह से ग्लूटामिक एसिड जो है वो वेलिन में कन्वर्ट हो जाता है। 6 पोजीशन पे ही होता है, जिसकी वजह से सेल जो है वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं और वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही होती और ऑर्गन डैमेज होने का खतरा होता है। ठीक है, इवन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड एसिड चेंजेस कैन सिवियरली अफेक्ट प्रोटीन फंक्शन, यानी कि एक सीक्वेंस चेंज होने से इतनी ज़्यादा डिसऑर्डर शुरू हो गए हैं। इसी टॉपिक से MCQs हैं, ये आपने MCQs खुद सॉल्व करने हैं, इनके आंसर्स आपने कोशिश करने हैं कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स दे दें ताकि आपको इस टॉपिक का पता चल जाए। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने आपको आंसर की भी शेयर कर दी है इन्हीं MCQs की। आप पहले खुद सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद फिर इनसे मैच कर लीजिएगा। अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में कॉन्सेप्चुअल ज़रूर आ सकते हैं। यू हैव टू प्रिपेयर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और इसके अलावा भी और भी SLO बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। तो स्टार्ट में आपको उन्होंने थोड़ा डिस्कवरी के बारे में बताया है कि 1951 में एरविन चारगफ जो है उन्होंने पता लगाया था कि नाइट्रोजनस बेसेस जो होती हैं DNA में उनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। जब उन्होंने ऑब्जर्व किया अमाउंट को तो उन्होंने पता चला कि एडेनिन जो है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द थायमिन एंड ग्वानिन इज़ ऑलवेज इक्वल टू द साइटोसिन। तो 1:1 उन्होंने पता लगाई और इसको चारगॉफ्स रूल कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको ज़रूर तैयार करना है। ठीक है, और फिर आपको एक डायग्राम दी हुई है वॉटसन एंड क्रिक। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के आगे मॉरिस विल्किंस ने और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने एक और एक्सरे फ्रैक्शन एनालिसिस DNA का किया था और पब्लिश किया था। और फर्स्ट टाइम ये बताया गया था कि DNA जो है दैट इज़ डुप्लेक्स डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स है। इसकी विड्थ 2 नैनोमीटर होती है जबकि इसकी लेंथ 3.4 नैनोमीटर होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन की बेस पे 1953 में दो नए साइंटिस्ट ने फ्रांसिस क्रिक ने और जेम्स वॉटसन ने
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक और मॉडल पेश किया था डीएनए का, एंड दैट मॉडल वाज कॉल्ड एज वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। इसके ऊपर इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, एंड इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट मॉडल ऑफ द डीएनए। इस मॉडल में अब क्या है, अब इस पैराग्राफ में आपको इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स या प्रिंसिपल्स बताए हैं जिन्होंने इस मॉडल में दिए थे। सबसे पहला जो पॉइंट है कि दैट इज़ मेड अप ऑफ 2 पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स दैट आर अटैच्ड टुगेदर बाय बेस पेयर्स। तो डीएनए जो है वो 2 पोलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन्स हैं। पोलीन्यूक्लियोटाइड्स, एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती हैं, राइबोस शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेस होती है और फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये 3 चीज़ें मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। जब एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होते हैं तो वो पोलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, यानी 2 स्ट्रैंड्स आपस में, पोलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स आपस में बेस पेयर्स के साथ अटैच होते हैं और इस तरह से इनकी पेयरिंग होती है। और ये जो बेस पेयर्स होते हैं दे आर मेड ऑफ नाइट्रोजन साइकिल्स। दोनों स्ट्रैंड्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। अगर एक स्ट्रैंड अप से डाउनवर्ड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम अपवर्ड मूव कर रहा होगा। तो दोनों चेन्स जो हैं इनकी विड्थ जो है वो 2 नैनोमीटर होती है, ठीक है, और दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। एक अप ऊपर से नीचे अगर आ रही है तो दूसरा स्टैंड नीचे से ऊपर जा रहा होता है, और ठीक है 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही मूव करते हैं, ठीक है। बेस पेयरिंग जो है इनकी वेरी स्पेसिफिक होती है। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बाइंड करता है, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बाइंड करता है। आपस में इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं गुआनिन एंड साइटोसिन के बीच में, और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं एडेनिन एंड थायमिन के बीच में, और हर डुप्लेक्स में 10 बेस पेयर्स मौजूद होती हैं, ठीक है। एंड दीज पोलीन्यूक्लियोटाइड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक और रिस्ट्रिक्शन अबाउट दैट के कोई भी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में, आज नाइट्रोजनस बेसिस का जो सीक्वेंस ऊपर से नीचे हो सकता है दैट कैन वेरी, कोई स्पेसिफिक इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो ये इन्होंने पॉइंट्स बताए थे वाटसन एंड क्रिक ने, और अब इनके इजी नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। सबसे पहले तो इनकी डिस्कवरीज, एरविन चार्गॉफ ने चार्गॉफ्स रूल दिया था, रोजलिंड फ्रैंकलिन ने, मॉरिस विल्किंस ने एक्सरे डायफ्रैक्शन स्टडीज़ बताई थी, जिसके बेस पे इन्होंने 1953 में जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल डीएनए का दिया गया था। चार्गॉफ रूल्स ऑलरेडी आपको बता दिया, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बाइंड करेगा, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बाइंड करेगा। प्यूरिन्स एंड पिरामिड्स आर आल्सो कॉल्ड एज नाइट्रोजनस बेसिस, हमेशा इनकी 1:1 रहती है। डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स है, 2 पोलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेन्स हैं, और मैंने आपको बताया एक पोलीन्यूक्लियोटाइड में शुगर होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर है, फॉस्फेट है और नाइट्रोजनस बेस होती है। 4 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन डीएनए में, जबकि थायमिन की जगह यूरेसिल होती है आरएनए में। एंटी पैरेलल नेचर है इनकी, 1 स्ट्रैंड रन फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 प्राइम का मतलब ये है कि इस पे 5th कार्बन जो है दैट इज़ अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, एंड 3 प्राइम का मतलब है इस पे 3 कार्बन जो है उसमें OH अवेलेबल होता है बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। तो दूसरा जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन करता है, इनको एंटी पैरेलल कहते हैं। बेस पेयरिंग जो है दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है। डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो हेलिक्स की विड्थ 2 नैनोमीटर है, एक टर्न 3.4 नैनोमीटर का होता है, जबकि आपस में अगर एक टर्न में 10 बेस पेयर्स हैं तो 3.4 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो 0.3 नैनोमीटर में 2 बेस पेयर्स के बीच में डिफरेंस होता है, और 1 टर्न कंटेन्स 10 बेस पेयर्स, ठीक है। ये सारी बातें आपने बार बार पढ़ी हैं तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटर पार्ट में शुगर फॉस्फेट बैकबोन है बाहर की तरफ, और इनर पार्ट में नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। और फिर अगेन वही बात बता रहे हैं कि डीएनए इज मोस्टली राइट हैंडेड हेलिक्स, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसके पास होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है। दिस इज द एमसीक्यूज, आपने ये एमसीक्यूज खुद सॉल्व करने हैं और कोशिश करनी है इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। और ये इनकी आंसर की है, ये भी आप आंसर की चेक कर सकते हैं। दीज आर फ्यू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो कि इस टॉपिक से बन सकते हैं, एंड दे आर फ्यू लॉन्ग क्वेश्चंस। इनके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। एक और टॉपिक है पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये एक छोटी मैंने सिंपल करके डायग्राम आपको बना के दिखाई है। इसमें क्या होता है कि किस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड ग्रोइंग चेन में ऐड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो पॉइंट्स की फॉर्म में आपको बुक में दिए हुए हैं, बट डायग्राम बच्चों को अक्सर मुश्किल लगती है, तो ये डायग्राम सिंपल है जिसमें आपका इजीली एक न्यूक्लियोटाइड, दिस न्यूक्लियोटाइड इज गोइंग टू ऐड इन द
ग्रोइंग चेन और आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। एक और मैं आपको ये एक छोटी सी वर्कशीट है सिग्निफिकेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स के लिए, छोटे से नोट्स हैं जिनको आप समराइज देख सकते हैं, 1 पॉइंट में याद कर सकते हैं कि अमाइनो एसिड सीक्वेंस कैसे इंपॉर्टेंट है, म्यूटेशन होती है तो क्या होता है, नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स की शक्ल कैसी है, सिकल शेप रेड ब्लड सेल्स की शेप कैसी है। और यहाँ आप देख सकते हैं ग्लूटामिक एसिड GAG जो है, ग्लूटामिक एसिड इज़ कन्वर्टेड इनटू वैलिन GTG, ठीक है, और शेप इसकी चेंज हो गई है जिसकी वजह से सेल बिकम सिकल शेप। इसी तरह पोलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में ये की पॉइंट्स हैं, किस तरह से प्रीकर्सर DNTPs में ऐड होते हैं, इट्स अ कंडेंसेशन रिएक्शन, फॉस्फेट ग्रुप में एनर्जी रिलीज हो रही है, किस तरह ब्रेक हो रहे हैं। तो इस तरह से 2 फॉस्फेट जो रिलीज होते हैं दे आर कॉल्ड एज पायरोफॉस्फेट्स, और इस तरह से एनर्जी रिलीज हो रही है। इसी तरह से ये एक और छोटी सी रिवीजन शीट है पोलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की, किस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स पोलीमराइज करते हैं, यानी कि आपस में कंबाइन होते हैं, चेन की फॉर्म में बनते हैं। तो यू कैन सी दैट इजी फ्लो चार्ट टाइप डायग्राम बताई हुई है आपको, ताकि आप इजीली इसको रिवाइज कर सकें। एक और सिंपल डायग्राम है, पिछली जो मैंने डायग्राम दिखाई थी उसमें फॉस्फेट ग्रुप में जस्ट P लिखा हुआ था, यहाँ पे पूरा फॉस्फेट ग्रुप के सारे बॉन्डिंग्स दिखाई गई हैं। तो यू हैव टू ड्रॉ, अगर आप वो बनाना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप्स को आप एलेबोरेट करके दिखा रहे हैं एनर्जी रिलीज, तो भी ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। दीज आर द फ्यू कॉन्सेप्चुअल इजी नोट्स फ्रॉम द वाटसन एंड क्रिक मॉडल। किस तरह से ये पॉइंट्स आपने याद रख लेने हैं, और क्वेश्चंस किस तरह से, शॉर्ट क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इस तरह से ये आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह तो नहीं आती हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको ज़रूर आने चाहिए, डायग्राम लेबल करने के लिए आ जाती है, तो इजीली आप याद कर सकते हो। आई होप सो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई भी टॉपिक समझना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम मेंशन कर सकते हैं और मैं उसकी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।